अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन मेरा जो लेक्चर ना आने की वजह थोड़ी सी मसरूफियात थी। इंशाल्लाह ताला अब आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आप लोगों को मैं एक बात ये बता देता हूँ कि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि मोल। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि मोल क्या होता है। मोल के बारे में मैं आपको एक और वीडियो भी सेंड करूँगा जो कि आप लोगों के लेवल की है। इंशाल्लाह वो आज ही आप लोगों तक चली जाएगी। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। आप लोगों का एटॉमिक मास आ गया, अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि एक चीज़ है जिसे मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं, वो क्या होती है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होती है। मॉलिक्यूलर मास ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑक्सीजन है। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बेटा कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। बेटा जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। व्हेन टू एंड मोर देन टू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये है कि मॉलिक्यूल कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन एटम है, एक दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये आपस में कंबाइन होंगे तो मिलकर बनाएंगे O2। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये रियलिटी में इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि देखें ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन के जो दो एटम्स हैं, अब जो क्लोरीन के एटम्स हैं, ये क्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये क्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये देखिए दो क्लोरीन के एटम हैं, दो क्लोरीन के एटम हैं। ये दो क्लोरीन के एटम जो हैं ये बना रहे हैं जो है वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए O2, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको अगर मज़ीद में बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल I2 है, इसके अलावा H2 है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूल हमेशा दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा कौन सा होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आपके कितनी तरह के हो गए बेटा, मॉलिक्यूल हो गए दो तरह के। एक आपका कहलाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा आपके कहलाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, सेम यानी एक जैसे। उर्दू भी लिख दिए, अगर अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो उर्दू समझ आ रही होगी आप लोगों को। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके अंदर देखें, एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है, वो ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। एक बात क्लियर है कि मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे मिलकर बनता है बेटा, आप बताएं मुझे, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल बनता है जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक, एक होता है हेट्रो एटॉमिक। जो होमो एटॉमिक होता है, देखें एक बात तो क्लियर है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो एटम जो है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम एटम होंगे तो उसका नाम है होमो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर डिफरेंट है तो उसे कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं रिपीट कर देता हूँ, मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। आई एम रिपीटिंग, मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। अगर वो दो या दो से ज़्यादा एटम जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अगर वो सेम एटम है, इट मीन्स दैट कि वो क्या है, अगर वो सेम एटम है तो इसका मतलब वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर वो डिफरेंट एटम्स हैं तो इसका मतलब वो मुख्तलिफ एटम का मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम का मॉलिक्यूल,
और हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम्स का मॉलिक्यूल। जैसे होमो एटॉमिक में देखें O2, 2 ऑक्सीजन दोनों सेम है, उनसे मिलकर बना है। I2, 2 आयोडीन है, दोनों सेम एटम है, इनसे मिलकर बना है। Cl2, 2 एटम है, दोनों क्लोरीन है, उनसे मिलकर बना है। इसी तरीके से Br2, 2 ब्रोमीन एटम है, उन दोनों से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं हेट्रोएटॉमिक की, तो हेट्रोएटॉमिक में देखें CO2, H2O एटसेट्रा, इनको देख लें। कार्बन अलग चीज़ है, दूसरी दुनिया का एटम यानी दूसरे एलिमेंट का एटम है। ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट का एटम है। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आ गए, 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आ गए, 2 सेम एटम्स के आप देख लें मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा बेटा, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनता है वो मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सेम होगा तो होमो एटॉमिक, डिफरेंट होगा तो हेट्रोएटॉमिक। अब बात दरअसल ये है कि आप इनके दरमियान, अब आपको एटम का मास पता है तो आपको मॉलिक्यूल का मास से पता होगा। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, वाटर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, अब वाटर का कैसे निकालते हैं? वाटर का इस तरीके से निकालते हैं। वाटर का कैसे निकालते हैं? वाटर कितने, वाटर में क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन है। वाटर में क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन है। वाटर में क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से 1, 2 थे इसीलिए, प्लस ऑक्सीजन 1 है, उसका होता है 16। 2 1 ज़ा 2, 2 + 16 18। अब सिमिलरली अगर बात करूं, सिमिलरली CO2, कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन का 16, 16 2 ज़ा 32, 32 + 12 44। और यूनिट सेम आएगा AMU। यूनिट क्या आएगा बेटा? सेम। अगर इसी तरह से मैं और बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है। अगर CH4 की बात करते हैं, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1। 4 1 ज़ा 4, 4 + 12 16, 16 AMU। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 हाइड्रोजन है, एक का कितना होता है? 1। 6 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है? 16। आप देख लें बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख लें, यहाँ पे कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। 6 कार्बन है, वो ये आ गई। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 हाइड्रोजन है, ये एक का 1 है, ये 6 ऑक्सीजन है, वो ये आ गए। एक का एटॉमिक मास 16 है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 ज़ा 72, 12 1 ज़ा 12, 16 6 ज़ा 96। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका आंसर आपके पास आएगा 180 AMU। जिसको नीचे नज़र नहीं आ रहा वो उसको प्लस करके भी ला सकता है। आपको अगर इन सब को प्लस करेंगे तो वो इसका आंसर आएगा 180। तो ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं जो कि आप निकाल सकते हैं। काइंडली इन्हें नोट करें। ओके, अब
आप लोगों ने जो करने हैं, वो ये करने हैं। आप लोग ये करके लाएं। ये सब आपने जो है वो खुद करने हैं और ये सब आपको करने आने चाहिए। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये सब आपने खुद करने हैं। तो ये तमाम बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लें, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? अब इसके बाद जो चीज़ पढ़ानी है वो है फॉर्मूला मास, ठीक है? अब मोलिक्यूलर मास तो आपने उनका निकाल दिया जिनके अंदर कोई ना कोई मोलिक्यूल्स मौजूद थे, जिनके अंदर कोई ना कोई मोलिक्यूल्स मौजूद थे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मोलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि जिनके अंदर मोलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, जो मोलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स। इस दुनिया में जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं बेटा, याद रखिएगा, वो मोलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, क्योंकि कोई भी आयोनिक कंपाउंड मोलिक्यूल से नहीं बनता, जब बल्कि वो एटम से बनता। अच्छा, मोलिक्यूलर मास की डेफिनेशन थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, सब कुछ पढ़ा दिया, मैं डेफिनेशन ही नहीं बता सका। मोलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होती है? द सम ऑफ all the atomic masses of all the atoms in a molecule। और इसके बाद दूसरी चीज़ आती है फॉर्मूला मास। अब ये इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आई, अभी आ जाएगी। ये देखें, CO2 में क्या किया आपने, या ये देखें कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 था, उनका 16, तो ये आंसर 44 AMU आया। तो ये आपने कैसे किया? आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स थे उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया, सम कर दिया, तो डेफिनेशन वैलिड हो गई ना। द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, अगर उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दें तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। आपने सबको क्या किया? उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके निकाला। मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, आपने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला है। जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास में आपको निकालने के लिए देता था, आप उसके एटॉमिक मासेस को प्लस कर देते। जब आप एटॉमिक मासेस को प्लस करते तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता। तो याद रखिएगा, जब एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं तो उसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो फॉर्मूला मास की डेफिनेशन भी यही होगी, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस of all the atoms in a formula unit। जैसे सेम तरीका है, खाली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ये स्पेशली जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि एटम से कंबाइन होते हैं। क्योंकि जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। तमाम आयोनिक कंपाउंड्स एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। तमाम आयोनिक कंपाउंड्स एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। जैसे ये NaCl हो गया, KCl हो गया। अब निकालने का तरीका वही है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5, पोटेशियम का 39, इसका 35.5, तो इसका कितना हो जाएगा 74.5 AMU।
इसका यूनिट भी है। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक मास का भी AMU था, मॉलिक्यूलर मास का भी AMU। बेटा एटॉमिक मासेस को प्लस करने से आया है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 गिलास पानी प्लस 1 गिलास पानी, आप बोलेंगे 2 गिलास पानी, तो पानी जो है वो यूनिट था, तो चेंज तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लस होने से चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से यूनिट चेंज होता है। तो याद रखिएगा बेटा, फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर मास का निकालने का तरीका सेम है, चीज़ें अलग अलग हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूल्स का निकलता है, जबकि फार्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड्स का निकलता है। तरीका सेम है, लेकिन आप इसका नाम इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते। उसकी एक ही वजह वो ये है कि वो ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता ही नहीं, जो आप इसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता तो आप इसको कह सकते थे कि ये जी जनाबे वाला ये जो है ये मॉलिक्यूलर मास है, तो आप कह सकते थे ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक नज़र देख लें। समझ आ गया? अब क्या है भाई, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक मासेस उनको प्लस करें मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, और फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मासेस यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूला के एटॉमिक मासेस को प्लस करें तो फार्मूला मास आ जाता है। जो काम मैंने दिया आप कल करके लाइएगा इंशाल्लाह ताला। कल हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल। कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।